पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का राजकोषीय घाटा। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कर राजस्व में वृद्धि के कारण भारत का राजकोषीय घाटा लगातार कम होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रवृत्ति सरकारी राजकोषीय समेकन नीतियों में योगदान देगी। चलिए अब जानते हैं राजकोषीय घाटे के बारे में। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उधार को छोड़कर उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। यह कमी वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक नीति का एक प्रमुख संकेतक है। जनवरी 2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% अनुमानित है। पिछले एक दशक में भारत के राजकोषीय घाटे के रुझान वित्तीय प्रबंधन में बदलावों को उजागर करते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% था, जो राजकोषीय समेकन के कारण 2018-19 तक घटकर 3.4% हो गया। हालांकि राजस्व वृद्धि में कमी के कारण घाटा 2019-20 में बढ़कर 4.6% हो गया। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व उछाल आया। स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक राहत व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.3% पर पहुंच गया। बाद के वर्षों में लगातार सुधार हुआ, जिसमें राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6% और 2024-25 में 5.1% रहने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 तक घाटे को 4.5% से नीचे लाना है। भारत का राजकोषीय घाटा वैश्विक तुलना। भारत का राजकोषीय घाटा ब्राजील और चीन जैसे देशों के साथ साथ उभरते बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 2023 में क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 8.8% और 6.5% अनुमानित उच्च घाटे की रिपोर्ट की है, जो महामारी से संबंधित खर्च में वृद्धि को दर्शाता है। इसके विपरीत जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मजबूत राजकोषीय अनुशासन प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% से 2% घाटा होता है, जो अलग अलग आर्थिक नीतियों और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे की गणना। इसकी गणना सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। व्यय में वेतन और संचालन पर राजस्व व्यय, साथ ही बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश शामिल है। राजस्व स्रोतों में कर और गैर कर स्रोत जैसे शुल्क और लाभांश शामिल हैं, जबकि राजकोषीय घाटा बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। लगातार घाटे से अक्सर राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होती है। लगातार राजकोषीय घाटे का प्रभाव। लगातार राजकोषीय घाटे से सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ सकता है। कर्ज और पुनर्भुगतान की लागत बढ़ सकती है। अधिक उधार लेने से निजी निवेश कम हो सकता है, विकास धीमा हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इससे निवेशकों का विश्वास भी कमजोर हो सकता है। उधार लेने की लागत बढ़ सकती है और क्रेडिट डाउनग्रेड का जोखिम हो सकता है। सीमित राष्ट्रीय बचत सार्वजनिक सेवाओं और दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था अधिक कमजोर हो जाती है और भविष्य के संकटों के लिए कम तैयार होती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उधार सहित उसकी कुल आय से अधिक होता है। 2. सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 तक घाटे को 3.5% से कम करना है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।